हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का पाठ राष्ट्र निर्माण एवं चुनौतियाँ। तो चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। क्या है 1947 देश आज़ाद हुआ और देश का विभाजन। भारत लगभग 200 वर्षों की जकड़ों में बंधा हुआ और हुकूमत से 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ और आज़ादी विभाजन के साथ मिली थी। नेहरू जी ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक प्रसिद्ध भाषण दिया जो भाग्य बधू से चिर प्रतिशत भेंट या दृष्ट डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के साथ भारत को बहुत अच्छी समस्या विरासत में मिली जिसका सामना करते हुए राष्ट्र निर्माण करना था। आज़ादी के बाद दो बातों पर सहमति थी। शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा, सरकार सभी के भले के लिए काम करेगी। आज़ाद भारत का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था। आज़ादी मिली लेकिन देश के विभाजन के साथ। 1947 का साल हिंसा और विस्थापन और बहुत दर्दनाक से भरा साल था। तो अब आती है देश के सामने 3 चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियाँ आई देश के सामने। एकता के सूत्र में बांधना, यानी भारत विविधता से भरा देश था और जिसमें एकता जरूरी है। दूसरी समस्या लोकतंत्र को कायम करना, यानी जनता में लोकतंत्र कैसे अपनाया जाए। और तीसरी पूरे समाज का भला करना, और जो पूरे भारत में थे जो 12% मुसलमान थे उनका यानी सभी वर्गों के लोगों को भला करना। तो चलते हैं इनकी समस्याओं का एक एक से पढ़ते हैं इनके बारे में। एकता के सूत्र में बांधना। भारत विविधता से भरा देश था। हर क्षेत्र की अपनी विशेषता रही है, चाहे धर्म, संस्कृति, भाषा या जाति के आधार पर हो। अंग्रेजों के जाने के बाद इस विविधता से भरे क्षेत्र को एकजुट रखना और अखंड भारत बनाए रखना पहली बड़ी चुनौती थी। लोकतंत्र कायम करना या रखना। आज़ादी से पहले यह तय किया गया कि भारत एक संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र स्थापित करेगा। इतने बड़े देश में इसे कायम करना दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी। पूरे भारत का भला करना तीसरी सबसे बड़ी चुनौती थी कि समूचे समाज का विकास हो सभी तबकों को इसका लाभ मिले। भारत को आज़ादी के बाद वंचितों, अल्पसंख्यकों को एक साथ लेकर सभी के लिए समानता का व्यवहार करना था। गरीबी, बेरोजगारी जैसे समस्याओं को खत्म कर आर्थिक विकास भी हासिल करना था। अब आता है भारत का विभाजन, जिसको द्विराष्ट्र सिद्धांत आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के तहत इंडिया 2 कौमों का देश था, जैसे हिंदू और मुस्लिम। विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की गई थी, पाकिस्तान। कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। विभाजन की प्रक्रिया, विभाजन के दौरान आई समस्याएं। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या समस्याएं आई। यह फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देशों के बीच बांट दिया जाएगा। विभाजन के दौरान ये समस्याएं आई थी। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाए, यानी धर्म के आधार पर इसका विभाजन किया जाए। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान ज़्यादा थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और 6 हिस्से भारत कहलाएंगे। यानी जिस इलाके में मुसलमान ज़्यादा होंगे
वो पाकिस्तान कहलाएगा, और जो बच्चे हुए वे हिंदुस्तान के होंगे, यानी भारत कहलाएंगे। यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात तो यह थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूरब में। ऐसा कोई तरीका न था इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। दूसरी बात यह कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवादित नेता थे। यह चीमा गांधी नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत और पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा। इसमें जिले के स्तर पर विभाजन किया जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। चौथी समस्या अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों लोगों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह से साथ में थे। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए, और आपस में ये लोग महसूस कर रहे कि हम अपने ही घर में विदेशी बन गए। जिस ज़मीन पर वे उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे, उसी ज़मीन पर वे विदेशी बन गए थे। जैसे यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सका था कि यह समस्या विकट रूप धारण करने जा रही है। इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी। शुरू में लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी है, यानी हिंसा रुकेगी नहीं और जल्दी ही इनको काबू में कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई और दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर करना पड़ा। विभाजन के क्या परिणाम निकले? विभाजन के समय स्थानांतरण आकस्मिक यानी अनियोजित यानी बिना योजना के और त्रासदी भरा था। बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, यानी हिंदू मुस्लिम हुए। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता में एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। सरहद के दोनों तरफ अल्पसंख्यकों को अस्थायी तौर पर शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। पैदल चलकर लोगों ने कई मील का सफ़र तय किया। दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा किया गया।
महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, जबरन शादी की गई। बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। संपत्ति का बंटवारा हुआ। टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों को भी बांटा गया। 80 लाख लोगों ने घर छोड़ा। 5 से 10 लाख लोगों ने जान गंवानी पड़ी। विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। आज़ादी के जश्न में गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया। देख लेते हैं गांधी जी क्या चाह रहे थे उस वक्त। महात्मा गांधी देश में हो रही हिंसा से दुखी थे। वो उन दिनों कलकत्ता गए, हिंसा रोकने की अपील की। फिर गांधी जी दिल्ली आए। 1948 में उपवास रखा। उनके उपवास से हिंसा और तनाव कम हुआ। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। अब देखते हैं दोस्तों रजवाड़ों का विलय, रियासतों की समस्याएं। अब ब्रिटिश इंडिया, यानी पहले अंग्रेजों के समय नाम था उनका ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया से भी 2 नाम पड़े। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत और देशी रजवाड़े। तो ऐसे थे भारत विभाजन के पहले का नक्शा। ऐसा था दोस्तों, जिसमें बोला रहा मद्रास प्रांत, हैदराबाद, ऐसा था अपना पहले 1947 में। ब्रिटिश इंडिया के समय भारत में प्रशासन ब्रिटिश प्रभुत्व वाले क्षेत्रों और देशी रजवाड़ों 2 भागों में बंटा था। भारत के आज़ादी के समय रियासत को भी आज़ादी मिली जो राजाओं के नियंत्रण में थे। देश में 565 रियासतें थी, यानी रजवाड़े थे, जिनका अलग होना देश के टूट जाने का खतरा था, क्योंकि अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश प्रभुत्व के बाद रजवाड़े भी आज़ाद हो जाएंगे। अधिकतर रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे और भारत सरकार भी इन्हें थोड़ी स्वायत्तता देने को तैयार थी। सबसे पहले रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने का ऐलान कर दिया था। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने भी कर दिया। कश्मीर, मणिपुर ने भी आज़ाद रहने की बात पर जोर दिया और इनके विलय में थोड़ी मुश्किल आई। भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल होना नहीं चाहते। रजवाड़ों को लेकर सरकार का क्या नज़रिया रहा? छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बंट जाने की इस संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। लीग का मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। यह बड़ा जटिल काम था जो कि सरदार पटेल जी ने कर दिखाया। उड़ीसा में 26 रजवाड़े और छत्तीसगढ़ में 15 रजवाड़े और सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े थे। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय कठिन साबित हुआ। अब देखते हैं हैदराबाद का विलय। हैदराबाद के राजा को निजाम कहा जाता था और वो दुनिया के सबसे अमीर
अमीर लोगों में शुमार होता था। निजाम और उसके सैनिक रजाकार किसानों और महिलाओं का शोषण करते थे, महिलाओं को परेशान करते थे। किसके? निजाम के रजाकार। निजाम के खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया। निजाम ने उस आंदोलन को कुचलने के लिए अपने गुंडे रजाकार भेजे। रजाकार बहुत सांप्रदायिक थे और गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाने लगे। रजाकारों ने लूटपाट मचाई, हत्या बलात्कार पर उतारू हो गए। भारत सरकार वहाँ की जनता की सुरक्षा के लिए सेना भेजी। सेना ने कुछ समय संघर्ष किया। बाद में निजाम ने आत्म समर्पण कर दिया और इस प्रकार हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में हो गया। अब जानते हैं दोस्तों मणिपुर का विलय कैसे हुआ। मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह ने भारत के साथ विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बदले में उसकी स्वायत्तता बरकरार रखने का आश्वासन दिया गया। मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहाँ सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का प्रयोग जून 1948 में किया गया। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो जाए, लेकिन मणिपुर की जनता नहीं चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो। मणिपुर का विलय भारत में हो गया, लेकिन आज भी वह की जनता इससे खुश नहीं थी। राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जानते हैं दोस्तों। जब अंग्रेजों का शासन था तब उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर राज्यों का गठन किया था। नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस ने यह मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा, लेकिन आज़ादी के बाद स्थिति और माहौल बदला, देश का बंटवारा हो गया। नेताओं को ऐसा लगा अगर भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन हुआ तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी और देश के टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए सरकार कुछ फैसला लेने से डर रही थी। भाषा के आधार पर बना पहला राज्य जो कि है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। पुराने मद्रास में तेलुगु भाषा क्षेत्र में विरोध उठा। मद्रास में वर्तमान के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक राज्य शामिल थे। यहाँ पर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ। मांग हुई आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बनाने की। तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर आंध्र प्रदेश बनाया जाए। पोती श्री रामुलु अनिश्चितकाल यानी बिना समय के भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई बिना खान पान के। पोती श्री रामुलु की मृत्यु के बाद हिंसक आंदोलन शुरू हुआ। लोग सड़क पर आ गए और कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। अंत में नेहरू सरकार ने आंध्र प्रदेश की मांग मान ली और 1952 में आंध्र प्रदेश के भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी गई। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, इसके बारे में जानते हैं कुछ। राज्य पुनर्गठन आयोग SRC बोला जाता है इसको। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था। इसने अपनी सिफारिश में ये मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कर दिया जाना चाहिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। भारत के वो संघ शासित क्षेत्र जिन्हें बाद में राज्य का दर्जा दिया गया: मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा। मूल राज्य जैसे बम्बई और नए राज्य बने बम्बई में थे महाराष्ट्र और गुजरात, और कब बने? 1960 में। असम से बना नागालैंड 1963 में। बृहत्तर पंजाब से बना हरियाणा पंजाब 1966 में। बृहत्तर पंजाब से बना हिमाचल प्रदेश 1966 में। असम से बना मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में। असम से बना मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड 2000 में। और बिहार से बना झारखंड 2000 में। मध्य प्रदेश से बना छत्तीसगढ़ 2000 में। आंध्र प्रदेश से बना तेलंगाना 2014 में। तो धन्यवाद दोस्तों।
इतना ही और पाठ हुआ आपका समाप्त। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद।